और चलिए बात करेंगे हिमाचल की, जहां शिमला में बीजेपी ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया है। केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। हिमाचल के विकास में पीएम मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम युग है। पीएम मोदी के कार्यकाल में हर काम में पारदर्शिता है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शिमला में बीजेपी ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है और 10 साल का कार्यकाल अगले चुनाव तक पूरा होगा, यानी कि 1 दशक भाजपा के नाम और अगले दशक की दस्तक शुरू होगी। 9 वर्ष के इस कार्यकाल में जो देश के लिए उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, ये हमने पार्टी की ओर से तय किया है। और एक विशेष अभियान, महाजन संपर्क अभियान आजकल जो चल रहा है 30 जून तक, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो व्यापारियों के साथ भी ये कार्यक्रम होना चाहिए और आज शिमला में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बहुत सहजता हो रही है, क्योंकि लोग अपने आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत कुछ इन 9 वर्ष के कार्यकाल में हुआ। और अगली खबर है शिमला से, जहां पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान सामने आया है। प्रदेश में सेब ढुलाई का जो भाड़ा है वो वजन के हिसाब से तय किया जाएगा। तो वजन के हिसाब से सेब खरीद फरोख्त की घोषणा कर चुके हैं सीएम। अब मामला उठाने का कोई मतलब नहीं है, जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया। अब एक दिक्कत यह है कि सेब के वेट के हिसाब से लेने की बात काफी पहले हमने शुरू कर दिया था सीजन से। बहुत सारी मीटिंग्स बहुत सारे हमारे बागवानों के यूनियंस के साथ, एसोसिएशंस के साथ भी हुई और अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे आड़तीस हैं उनसे भी हुई। तो सब ने इनको मान लिया था। 2 महीने पहले हमने जो है सेशन के आखिरी दिन, पिछले जो हमारा बजट सेशन था, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम सेब जो है बाय वेट लेंगे और जो फ्रेट का भी है पेटी के हिसाब से नहीं है, बाय वेट होगा। ये भी हमारे डायरेक्टरेट लेवल पर डायरेक्टर की उसकी अध्यक्षता में हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने भी मान लिया कि हम जो है बाय वेट ले जाए। और बिलासपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की ओर से किए गए तथाकथित समझौते और पूर्व जयराम सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग में बकाया राशि अदा न करने के कारण आने वाले समय में आनंदपुर हाईडल चैनल से जो 25 क्यूसेक पानी बिलासपुर जिले के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में चंगर क्षेत्र को मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन पूर्व की जयराम सरकार हर बात का ठिकरा वर्तमान सरकार पर फोड़ रही है, जबकि वर्तमान सरकार को सत्ता में आए सिर्फ 6 महीने का समय हुआ है। बिलासपुर के लिए जैसे कोल डैम से पानी आता है उसका हाल है, उसकी पेमेंट भी लोगों की बची हुई है। पूरे अगर मान लो हमीरपुर सर्कल की बात कही जाए, लोगों की 2-2 साल की पेमेंट जो है वो बची हुई है और जो सत्ता में रहे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी, आज वो हल्ला डालते हैं कि निजी पेमेंट नहीं हो रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो नाकामयाब रही है। अरे पैसा तुमने देना दिया आपने नहीं, 1.5-2 साल से तुम पैसा नहीं दे रहे हो। वो जो है ना सारा जो है वो राशि देय हो गई और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है वो आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और एक नया काम और तो शुरू कर दिया। तो मैंने बंद करवाया कि ना कभी ये पैसा नहीं देते थे। ये चंद्रगिरी की जो स्कीम है उसमें यहाँ से शुरू हो गया, कुछ कर्मचारी थे, मैं नाम नहीं लूंगा उन कर्मचारियों के, उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए लोगों से 300 रुपए जो है ना महीने का इकट्ठा करो, इकट्ठे करने शुरू कर दिया। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। चंबा हत्याकांड को लेकर बोले जयराम ठाकुर, अपनी नाकामियों को हमारे ऊपर ना डालें। जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया, कानून व्यवस्था का मुद्दा चिंता का विषय है, मामले में विस्तृत जांच होनी चाहिए। ये तमाम बातें जयराम ठाकुर की ओर से कही गई हैं।
और जहां तक वो बोल रहे हैं कि वहां हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने घर जलाए, कहां थे वहां पर पुलिस के अधिकारी? क्यों नहीं रोका गया? किसकी जिम्मेवारी थी? हमारी पार्टी के लोग तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो एजिटेशन करने, वो तो वहां पर पुलिस थाने में थे। घर कहीं दूसरी जगह है, और घर जहां दूसरी जगह है, कौन लोग आए मालूम नहीं है। गांव में आक्रोश था, पूरे इलाके में आक्रोश था, रोष था, लोग अपने आप निकल गए। और उसके बाद जब उन्हें देखा कि इस प्रकार की घटना घटित हुई, तो उन्हें इस तरह से घटना को अंजाम दिया। ये जिम्मा सरकार का था उसको रोकने का। तो इसलिए अपनी नाकामियां को हमारे सिर पर मत डालिए, दूसरे के सिर पर मत डालिए। उनको इस बात को समझना होगा, कानून व्यवस्था आज की तारीख में एक चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश में बन गया। आरोपी गिरफ्तार होना एकमात्र वो समाधान नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इसकी जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए। और जो आरोपी के बारे में जो लोगों की धारणा है, लोगों के बीच में जो चर्चा है, उससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। उनका समाधान तभी हो पाएगा जब एक बड़ी एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगी। आज विचित्र लग रहा है हमको कि घटनाएं घटित हो रही हैं, मर्डर की हो रही है, बलात्कार की हो रही है, अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। और प्रदेश में डीजीपी तो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन डीजीपी का चार्ज शायद अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। और चलिए रुक करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे शिमला से। खबर जहां हिमाचल में सियासी पारा चढ़ चुका है। मनोहर हत्याकांड को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। जहां पर बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले सीएम सुक्खू, चुनाव के लिए मामले को मुद्दा बना रही है बीजेपी। सीएम ने एनआईए की जांच की मांग पर भी बयान दिया। हम चाहते हैं कि सब शांति से ये सब बातें हो जाए, और जो विपक्षी दल है उसको भी अगर कोई बात कहनी है तो सचिवालय में हमारा दरवाजा खुला है, आप आकर बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम केंद्र में उनकी सरकार है। जयराम ठाकुर जी चाहें तो एक फोन से एनआईए की भी जांच भी करवा सकते हैं, सीबीआई की भी जांच करवा सकते हैं। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सारा परिवार छोटा, वो सबको हमने अरेस्ट करके रखा है, क्योंकि जो भी इस अपराध में सम्मिलित है, वो चाहे कोई भी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पूरे मामले में पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। और इसी के साथ प्रदेश में जहां सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था बदलती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में आए दिन प्रशिक्षित बेरोजगार संघ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ताजा मामले में जेबीटी और डीएलएड परीक्षार्थी बेरोजगार संघ ने जेबीटी और डीएलएड की बेंच वाइज भर्ती में बीएड को योग्य करार देने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और शिक्षा विभाग में धांधली के आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ राजधानी शिमला में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और सरकार की ओर से मांगे न मानने पर आमरण अनशन पर बैठने की बात भी कही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो देखिए वाकई यहाँ पर लगातार जो बेरोजगार प्रशिक्षित युवा है उनकी ओर से कई मांगे रखी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इनकी जगह जहाँ पर होनी चाहिए, जिन नौकरियों में होनी चाहिए, वहाँ पे कम सड़कों पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए ये काफी लंबे समय से ये विवाद चल रहा है, जिसमें जो जेबीटी हैं और डीएलएड प्रशिक्षित हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो जेबीटी के पद हैं उसमें जो बीएड है उनको योग्य नाम माना जाए, यानी उनको उसमें भर्ती में उनको योग्य नाम माना जाए। और इसको लेकर ये लगातार पहले भी मुख्यमंत्री से भी, शिक्षा मंत्री से भी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिलते आए हैं, लेकिन हाल ही में जो बैच वाइज जेबीटी भर्ती हुई है उसमें बीएड को भी योग्य माना गया और उसमें उनकी नियुक्तियां भी हुई है। इस पर ये सीधा विरोध हुआ है और अब सड़कों पर जेबीटी जो प्रशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, वो उतर आए हैं और आज भी उन्होंने शिमला में यहाँ पर
प्रदर्शन किया, सीटीओ पर वहां पर बैठे और कहा कि हम आने वाले समय में आमरण अनशन करेंगे। और सरकार से मांग, इनकी सीधी सीधी मांग यही है कि जेबीटी प्रशिक्षित हैं ये सभी और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, तो जेबीटी की जो भर्तियां होनी है, जेबीटी अध्यापक की जो भर्तियां होनी है, उसमें इनका ही स्थान बनता है और बीएड को इसमें नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का इसमें पहले एक तर्क आया था कि जो एनसीईआरटी है उसकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि बीएड को भी जेबीटी भर्ती में पात्र माना जा सकता है और इससे जुड़ा जो है एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त लंबित है। लेकिन फिर भी जब तक उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं होता है, लेकिन जो भर्ती का प्रोसेस चला है उसमें यहाँ पर बीएड को भी बैच वाइज भर्ती में इस बार माना गया और उसमें अपॉइंटमेंट भी अभी एक दो दिन पहले बीएड धारकों की भी हुई है। तो अब इसका विरोध, खुलकर विरोध जो है यहाँ पर जेबीटी प्रशिक्षित और जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं वो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें जो कोर्ट में भी केस है उसमें क्या फैसला आता है और उसके साथ साथ क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर इसमें निर्णय लेती है। जी बिल्कुल देखने वाली बात ही होगी कि क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रदीप। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, जहां जिस तरीके से आप देख सकते हैं सरकार के खिलाफ यहाँ पर युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारा धरना प्रदर्शन मुख्य एक ही मांग को लेकर है, जो बीएड वालों को अभी हाल ही में जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है उसमें एलिजिबल किया गया और अपॉइंटमेंट दी गई, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अभी तक क्लियर ऑर्डर्स नहीं आया कि बीएड एलिजिबल है जेबीटी कैडर के लिए कि नहीं है। और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने 2018 की नोटिफिकेशन एनसीटी की रद्द कर दी है और रद्द करने के बावजूद भी जो है एलिजिबल किया गया, जो कि सरासर गलत है। मुलाकात की या शिक्षा मंत्री से मिले, आगे मुख्यमंत्री से मिले? देखिए, हम काफी बार शिक्षा विभाग से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले और शिक्षा मंत्री जी से भी मिले। उनका यही कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से, हम भी इतना सा कह रहे हैं, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से ऐसे दिखाया जाए, इंटरप्रिटेशन जो है लॉ की वो ठीक ढंग के नहीं हो पा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है जो हमारा ऑर्डर्स आया है। हम बोलते हैं जो भी प्रेजेंट आरएनपी रूल है उनके अनुसार भर्ती की जाए। हमें किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएड वाले भी बेरोजगारी का ही शिकार है, उनको अलग से पोस्टें हैं, पीजीटी की, टीजीटी की पोस्टें उनके लिए, उनको वो पोस्टें दी जाए। हम जेबीटी के ऊपर जेबीटी वालों को ही पोस्टें दी जाए, तो टैट हमें नहीं दिक्कत। जितने भी जेबीटी प्रशिक्षु है सबको नौकरी दी जाए, उसके बाद बीएड को नौकरी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और चलिए अब रुक करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर आईआईटी मंडी करेगी G20 और S20 मीट की मेजबानी। 21 से 30 जून तक आईआईटी मंडी में आयोजन होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के चलते आयोजित की जा रही है मीट। राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम और हेमा मालिनी समेत 14 वक्ता इसमें हिस्सा लेंगे। मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सार्थक होगा। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां I'm very happy to share with you that IIT Mandi is organizing G20 S20 meet starting from Yoga Day, that is 21st June 2023 until 30th June 2023. G20 and S20 event is being organized at IIT Mandi primarily to highlight the economic development, in particular sustainable development of Himachal region. We being situated in Himachal Pradesh, it is our cardinal duty to ensure that Himachal Pradesh gets all-round development and attention that it deserves. के लिए संवाददाता नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, तो आईआईटी मंडी कितनी तैयार एक बड़े इवेंट के लिए? जी दीक्षिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, आईआईटी मंडी में G20 का जो सम्मेलन है, इसमें 21 से 30 जून तक के आईआईटी मंडी में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश की और देश भर की नामी हस्तियां करीब 14 वक्ता इसमें भाग लेंगे और जिसमें जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम और हेमा मालिनी सहित 14 वक्ता इसमें भाग लेंगे और आईआईटी इसको लेकर मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, तो मेजबानी के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है मंडी दिखाई दे रही है। और देखिए, मौसम को लेकर भी अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को लेकर भी अगर बात करें, तो प्रशासन की ओर से तैयारियां क्या कुछ है नितेश? आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में अब मंडी जिला की हम बात करें तो जो आईआईटी का संस्थान है हिमाचल प्रदेश में, मंडी जिला ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे संस्थान है जो कमांड यहाँ पे आईआईटी बना है
और यहाँ पे G20 का जो ये मीट होने जा रही है, इसको लेकर IIT और जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है और इनके द्वारा भी यहाँ पे पूरी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। देखना होगा जो मौसम है आने वाले समय भी, मौसम पे भी निर्भर करता है कि किस तरह से ये दुर्गम क्षेत्र भी है और किस तरह से यहाँ पे आयोजन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखना ये होगा किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया निदेश, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 21 से 30 जून तक IIT मंडी में यहाँ पर आयोजन किया जाएगा एक मेगा इवेंट का। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 29 जून से शुरू की जा रही अंडर 23 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तरीय टीम का चयन किया गया। ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में इस वर्ग के करीब 45 खिलाड़ी जिले के विभिन्न हिस्सों से टीम में जगह पाने के लिए ट्रायल प्रक्रिया का हिस्सा बने, जहां जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मदन पुरी और महासचिव नरेंद्र कपिला की देखरेख में आयोजित किए गए इस ट्रायल में चयनकर्ता के रूप में राजकुमार और योगेंद्र पुरी ने खिलाड़ियों के हुनर को परखा, जबकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोच एवं पूर्व रणजी खिलाड़ी अशोक ठाकुर ने इस दौरान मौजूद रहे। DCA के अध्यक्ष मदन पुरी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में अंडर 23 वर्ग के 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से 25 खिलाड़ियों का संभावितों की सूची में चयन किया जा रहा है। इन 25 संभावित खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर अंतिम टीम की चयन किया जाएगा और यही टीम 29 जून को शुरू हो रही है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की अंतर जिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता से चुनौती पेश करेगी। जून से शुरू होने जा रही हिमाचल प्रदेश द्वारा अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें कि आज जिला ऊना ने अपने यहाँ पे ट्रायल रखे हैं। ट्रायल में लगभग 45 बच्चे भाग ले रहे हैं। इनमें से 25 बच्चों का कैंप के लिए सिलेक्शन होगी। कैंप में परफॉर्मेंस के आधार पर जिला ऊना की टीम का गठन किया जाएगा। और अगली खबर भी मंडी से है, जहां पर अगर घर में किराएदार हों तो हो जाएं सावधान, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडी जिले की नगर परिषद सुंदरनगर ने आदेश जारी किए हैं। बिना पुलिस सत्यापन से किराएदार रखने पर मकान मालिक के खिलाफ ये कार्रवाई होगी और नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के बड़ी कार्रवाई होगी, जहां मंडी जिले की नगर परिषद सुंदरनगर ने ये आदेश जारी किए और बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने पर मकान मालिक से पूछताछ की जाएगी। अभी हाल ही में देखने में आया है कि बहुत से प्रवासी लोग गर्मियों में ठंडे प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और हिमाचल में इनकी संख्या बड़ी है, ये हम मानते हैं। लेकिन मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो बाहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, कुछ व्यापारी बनकर आ रहे हैं और कुछ मांगने वालों के तौर पर आ रहे हैं, उन पे नजर रखें और ऐसा कोई संदिग्ध उसमें पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस विषय में हम पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करी है कि वो भी इस पे नजर रखें, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति ऐसे आते हैं उनकी अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ करवानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति कोई बिना रजिस्ट्रेशन के घूमता हुआ पाया जाता है तो हमारे पार्षद उसके लिए सजग हैं, सतर्क हैं